नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में पल पल सियासी फिजा बदल रही है और बस अब औपचारिक घोषणा मात्र ही रह गई है जब सरकार बदलेगी, या यूं कहें कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहे लेकिन नई सरकार बने। इधर कोशिश तमाम हो रही है पुराने गठबंधन को भी कायम रखा जा सके, या फिर आरजेडी की तरफ से भी तमाम कोशिशें हो रही कि कैसे सत्ता पर काबिज रहा जा सकता है। आगे क्या रणनीति होगी, इसके लिए दोनों खेमों में बैठकों का दौर जारी है। जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस सभी अपने अपने तरीके से जो बिहार की मौजूदा स्थिति है उसे लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच में राबड़ी देवी समेत परिवार के कई सदस्यों को लेकर हाजिर होने का राजधानी कोर्ट में निर्देश भी जारी हुआ है। और इन तमाम सियासी उठापटक के बीच में क्या रहेगी बिहार की आने वाली सुबह, कल कैसी रहेगी, या आज ये खेला हो जाएगा, समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं। एस के राजीव, लगातार पल पल बैठकों का दौर चल रहा है और कोई भी कुछ बताने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रहा, जो भी इन बैठकों से बाहर आ रहा है। क्या लगता है आज ही समर्थन वापसी की घोषणा करेंगे, नई सरकार की घोषणा होगी? क्या कुछ वहां से और अपडेट मिल पा रहा है? नहीं, देखिए आसिया, इस वक्त मैं सीएम हाउस के पास मौजूद हूँ। यहाँ ठीक मेरे दाएं तरफ जो है वो सीएम हाउस है और बाएं तरफ जो है वो राजभवन है, यानी कि चंद कदम का जो है वो सिर्फ फासला है। और जो जानकारी मिल रही थी कि आज 7 बजे के करीब जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और वहाँ जाकर के वो इस्तीफा देंगे। लेकिन अभी तुरंत जो एक अपडेट खबर आई है, जो हमारे सहयोगी हैं उन्होंने अभी बातचीत की है, तो वो अब कल 10 बजे जो है वो तमाम विधायकों की जो बैठक है बुलाई गई है। उस बैठक में निर्णय लेने के बाद, और अभी तक चूंकि जो एक कंसेंट लेटर होता है बीजेपी की तरफ से, जीतन राम मांझी की तरफ से, वो अभी तक नीतीश कुमार को नहीं मिला है, क्योंकि अभी बीजेपी की भी बैठक जो है वो चल रही है पार्टी कार्यालय में, दूसरी बैठक। और इसके बाद जीतन राम मांझी के आवास पर भी 7 बजे से जो है वो बैठक होनी है। तो जब बैठक फाइनल हो जाएगा उसके बाद जो है वो विधायकों की सूची लिस्ट लेकर के बीजेपी और जीतन राम मांझी दोनों लोग सीएम हाउस पहुंचेंगे, यहाँ नीतीश कुमार को वो सौंपेंगे। और उसके बाद फिर अब जो इस्तीफा देने की बात थी वो अब कल हो गई है, यानी कि कल अब नीतीश कुमार जो है वो 10 बजे जब जेडीयू विधायक दल की बैठक होगी उसमें तमाम विधायकों से, क्योंकि जो एक प्रोसेस है इसका, जो प्रोटोकॉल होता है उसमें तमाम विधायकों से दस्तखत करवाया जाएगा। और उसके बाद जो सूची है वो लगभग 127 विधायकों के समर्थन की सूची लेकर के फिर नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, वहाँ फिर वो इस्तीफा देंगे, इस कैबिनेट को भंग करेंगे और फिर नई सरकार बनाने के लिए जो सूची है विधायकों की, वो सूची वो राज्यपाल को सौंपेंगे। तो फिलहाल इस बात के जो कयास लगाए जा रहे थे कि आज 7 बजे नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, वो फिलहाल अभी मुझे टलता दिख रहा है। जी आसिया, जो फिलहाल बिहार की सियासी फिजा है, इसके राजीव, ठंड और शिद्दत की वहां पड़ रही है, लगातार वैसी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे, उन सब के बीच में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। लेकिन क्या लगता है कि ये आरजेडी के लिए इतना आसान होगा इस सरकार को हाथ से जाने देना? काफी लंबे अरसे के बाद सत्ता मिली थी और इतनी आसानी से वो चली जा रही है, फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने वाले। ऐसे में क्या आरजेडी की तरफ से कोशिशें हो रही हैं? दो तुरुप के इक्का है, जैसे आरजेडी कोशिश कर सकती है, एक हम और एक लोजपा रामविलास। क्या कोशिश हो रही है कि अपने खेमे में किया जाए, क्योंकि दोनों को सीटों को लेकर एनडीए से अभी भी बार्गेनिंग चल रही है? नहीं, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चिराग पासवान ने जो नाराजगी जाहिर की थी उनकी नाराजगी दूर हो गई है। और कल जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल चूँकि 4 बजे करीब नीतीश जी शपथ लेंगे, तो उसमें जेपी नड्डा जो है वो अपने साथ चिराग पासवान को लेकर के आ रहे हैं। तो ये खबरें अभी आ रही हैं। दूसरी बात है कि आज मैं पूरे दिन तेजस्वी यादव के आवास पे वहाँ मौजूद था और यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर जो है वो तेजस्वी यादव रहते हैं, ठीक सीएम हाउस के पीछे, और उनके ठीक बगल में जो है वो पीछे जो है वो राबड़ी देवी का आवास है जहाँ पर कि लालू प्रसाद यादव रहते हैं। देखिए आज पूरे दिन वहाँ पर आरजेडी के तमाम विधायकों का, विधान परिषद सदस्यों का वहाँ पर जमावड़ा लगा रहा, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका जमावड़ा रहा। और लालू प्रसाद यादव स्वयं मीटिंग की जो है वो अध्यक्षता कर रहे थे। और जब मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद ये कहा गया कि लालू प्रसाद यादव को जो है वो विधिवत सर्वसम्मति से इसके लिए चुना गया है कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय जो है वो आरजेडी के विधायकों को, आरजेडी के नेताओं को मंजूर होगा। लेकिन सवाल कई इसके पीछे हैं। सवाल यह है कि लगातार जो एक खबरें आ रही हैं, इवन कि जीतन राम मांझी ने स्वयं भी इस बात की पुष्टि की थी कि उनको लालू प्रसाद यादव का फ़ोन आया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया, उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। तो लालू प्रसाद यादव जो है वो अंतिम कश तक, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पैक के अंतिम कश तक वो ये कोशिश करेंगे कि बिहार
बिहार में जो है वो आरजेडी की सरकार बने। हालांकि अभी तक समर्थन वापसी की बात उन लोगों ने नहीं कही है। उनके जो मंत्री थे वो अपनी मंत्री वाली गाड़ी से आए थे। कुछ मंत्री थे जो जिनके की गाड़ी के आगे नेम प्लेट पर जो है वो कवर लगा हुआ था और वो लोग खुद को मंत्री बता रहे थे। लेकिन कई सवाल हैं आसिया। सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में अगर आप पिछले 48 घंटे के प्रकरण को देखें तो बैकफुट पर कहीं ना कहीं से आरजेडी रही है। जेडीयू हमेशा से फ्रंट फुट पर ही रही है। मैं इसलिए चीज़ कह रहा हूं कि देखिए, कल अगर 26 जनवरी के मौके पर जब गांधी मैदान में नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर तेजस्वी यादव नहीं बैठे थे, उसके बगल वाली कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे थे, जबकि अमूमन नीतीश की कुर्सी के ठीक बगल में तेजस्वी यादव को बैठना चाहिए था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि कल राजभवन भी जो है वो आरजेडी का कोई भी विधायक, कोई भी नेता नहीं आया। इवन कि तेजस्वी यादव भी नहीं आए और तेजस्वी यादव की जो कुर्सी थी वो पूरी तरीके से खाली थी। बाद में उसके नेम प्लेट को हटा दिया गया और वहां पर अशोक चौधरी बैठे। तीसरी खबर यह है कि आज देखिए, आज सुबह में जब यहाँ वेटनरी ग्राउंड है यहाँ एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कंबाइंड रूप से वहाँ जाना था एक सरकारी कार्यक्रम में। वहाँ भी तेजस्वी यादव नहीं पहुँचते, सिर्फ नीतीश जी वहाँ पहुँचते हैं। फिर बक्सर में भी कंबाइंड प्रोग्राम था तेजस्वी यादव के साथ, वहाँ भी तेजस्वी यादव नहीं जाते हैं, सिर्फ नीतीश जी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से आरजेडी के नेता जो हैं वो सरकारी कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। जदयू की तरफ से न तो ऐसा कहा गया, नीतीश कुमार की तरफ से न तो ऐसा मना किया गया। और कल जब नीतीश कुमार से इस संदर्भ में बातचीत की गई तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये आप उन लोगों से पूछिए जिनके लिए कुर्सी लगी थी और वो लोग कुर्सी पर क्यों नहीं आए। तो कहीं ना कहीं से आरजेडी जो है लगातार ये कोशिश कर रही थी। नीतीश कुमार अपने स्तर से तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक संकेत जो है, सिंबल जो है वो दे दिया था कहीं ना कहीं से आरजेडी को कि भाई अब हम आपके साथ नहीं है। लेकिन आरजेडी को जिस तरीके से अपनी भागीदारी इसमें निभानी चाहिए थी, आरजेडी वो भागीदारी कहीं ना कहीं इसमें निभा नहीं पाई और यही वजह है कि नीतीश कुमार लगातार मजबूत होते चले गए। दूसरी जो बात है वह यह है कि बीजेपी की तरफ से आप देखेंगे, अब से थोड़ी देर पहले भी जो विनोद तावरे की जो बाइट आई है, जो रेणु देवी अभी पहुंची है मीटिंग में, तो वहां पर भी जो उनकी बाइट आई है उसमें यह कहा गया है कि भाई कहीं ना कहीं से लोकसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों पर बैठक की जा रही है। यानी कि बीजेपी का कोई भी नेता खुलकर बोलने के लिए अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन समर्थन की पूरी सूची जो है वो तैयार की जा चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी के नेता जो हैं वो फिर जीतन राम मांझी भी जो है वो उनके साथ यहाँ सीएम हाउस पहुँचेंगे और यहाँ पर अपने विधायकों के समर्थन की सूची जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और उसके बाद फिर अगली कार्रवाई जो है वो अगला जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। जी, यानी ये माना जाए कि आरजेडी के हाथ से पूरी तरह से ये गेंद निकल चुकी है। नहीं, देखिए, आरजेडी के हाथ से पूरी तरीके से गेम आज ही नहीं निकली है। आपको मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। देखिए, एक महीने पहले से अगर आप देखेंगे तो पूरी सरकार जो है वो कहीं ना कहीं से चल रही थी, लेकिन वो अस्थिरता जो है वो साफ देखने को मिल रही थी। के पाठक जैसे अधिकारी को लाया जाता है और चंद्रशेखर जो कि विभागीय शिक्षा मंत्री थे उनके एक भी आदेश को के पाठक नहीं मानते। इवन कि उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनकी एंट्री जो है वो बैन कर दी जाती है के पाठक के द्वारा और सरकार जो है वो चुपचाप देखती रहती है। तेजस्वी यादव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। यानी कि सीधे तौर पर अब आप अंदाजा लगाइए कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी जो है वो एक मंत्री पर भारी पड़ रहा है। के पाठक ने चंद्रशेखर के कई आदेश को उन्होंने पलट दिया। इवन कि जो ट्रांसफर उन्होंने किया था डीओ का, उस आदेश को पलट दिया गया था। तो ये कोई स्थिति 2-4 दिनों में नहीं हुई है, ये तो पिछले एक महीने से जो है ये तमाम बातें दिख रही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है आसिया, वह यह है कि आरजेडी के जो चंद्रशेखर हैं, वो फतेह बहादुर सिंह जो विधायक हैं, वो ये लोग तमाम लोग श्री राम को लेकर के काफी टिप्पणी कर रहे थे। ये बात भी नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये चीज लग रहा था कि उनका जो वोट बैंक है वो वोट बैंक उनका खिसक जाएगा और तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव अपने नेताओं पर वो लोग कमांड नहीं कर रहे थे कि भाई आप इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। तो ये तमाम जो सिनेरियो जो बन रहा था पिछले एक महीने से, यह बताने के लिए काफी था कि नीतीश कुमार जो है वो अब आरजेडी से धीरे धीरे नाराज होते जा रहे हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह यह है कि आज से जो 10 दिन पहले गांधी मैदान में जब शिक्षकों को नियोजन पत्र दिया गया, उसके बाद आरजेडी की तरफ से पूरे बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया और इसका क्रेडिट लेने की होड़ जो है वो तेजस्वी यादव को आरजेडी जो है वो दे रही थी। ये बात भी कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को नागवार गुजरी, क्योंकि आपको ये पता है आसिया कि अगर कोई कैबिनेट मंत्री है वो भी कोई डिसीजन लेता है तो मुख्यमंत्री अगर चाहे तो उसको डिसीजन को वो वैकेट कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को यह लगा कि भाई सारा क्रेडिट मुझे जाना चाहिए था बतौर मुख्यमंत्री, लेकिन ये तमाम क्रेडिट जो है वो आरजेडी ले रही है। तो ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार को लगने लगी थी कि भाई आरजेडी जो है वो पार्टी लाइन से, जो सरकार के साथ जो एक गठबंधन के पहले जो बातचीत हुई थी उस लाइन से वो इधर जो है वो आरजेडी काम कर रही है। और यही सब वजह है कि दूरियाँ जो है वो बढ़ती गई और ये दूरियाँ जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे वो बीजेपी के नजदीक होते चले गए और अंततः आप देखिए कि आज परिणाम ये है कि अब आरजेडी को सत्ता से बाहर जाना पड़ रहा है या फिर वो आरजेडी सत्ता से बाहर चली गई है। जी आसिया।
ये जो चीज़ें हो रही हैं राजीव, ये बिहार में, और लगातार नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, एनडीए फिर आरजेडी फिर एनडीए फिर आरजेडी फिर एनडीए, तो ऐसे में उनकी छवि, उनके इमेज को कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, दरअसल में बिहार के लिए ये कोई नई बात नहीं है और बिहार में ये कोई नया खेल नीतीश कुमार नहीं खेल रहे हैं। आप देख लीजिए 2022 में नीतीश कुमार ने यही काम किया था, 2018 में आप देख लीजिए फिर नीतीश कुमार ने उसमें भी यही काम किया था। आरजेडी की सरकार थी, वो फिर बीजेपी के साथ चले आए थे। 2022 में बीजेपी के साथ थे, 2020 में मिलकर चुनाव लड़े, बीजेपी के साथ वो सरकार बनाए और फिर अचानक 22 में वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो नीतीश कुमार को इस चीज़ की परवाह नहीं होती है, जबकि वो 3rd नंबर की पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, और वो एक ऐसे नेता हैं जो तीसरे नंबर की पार्टी और 45 विधायक होने के बावजूद जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो बिहार में सरकार चला रहे हैं। हर एक बार आप देख रही होंगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहता है, सिर्फ वो उप मुख्यमंत्री जो है वो बिहार में बदल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से इसका कोई फर्क जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को पड़ने वाला। और नीतीश कुमार को ये चीज़ पता है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें अगर वो आरजेडी के साथ रहते तो निश्चित तौर पर उनके जो अभी सीटिंग 16 एमपीज हैं उनका सीट घटता। दूसरी तरफ एक ये भी कहा जा रहा है कि एक जो सर्वे रिपोर्ट नीतीश कुमार ने खुद करवाया था, उस सर्वे रिपोर्ट में ये चीज़ कहा गया था कि अगर आरजेडी के साथ नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उनको मात्र 5 सीटों पर ही उनकी जीत हो सकती है। और आपको याद होगा कि आज से 5 दिन पहले पीके जो प्रशांत किशोर उन्होंने भी इस बात की भविष्यवाणी की थी। तो कोई भी जो राजनेता है वह कभी यह नहीं चाहेगा कि उनकी सीट जो है वो 16 से घट करके 5 पर आ जाए। तो ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो लगातार नीतीश कुमार के टच में थी और कहा यह जा रहा है कि जो G20 का जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में जब वहाँ पहुँचे थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नीतीश कुमार, तो उसके बाद जो है सो प्रधानमंत्री के साथ जो उनकी बातचीत हुई थी उसमें यह हुआ था कि भाई आप, प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई आप अलग क्यों हो गए, तो उस पर नीतीश जी ने कहा था कि आपके साथ डायरेक्ट 1-to-1 बात हो नहीं पा रही है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने यह भरोसा दिलाया था नीतीश कुमार को कि अब आपके साथ 1-to-1 बातचीत होगी। तो कहीं ना कहीं सीन उसी समय से बनना शुरू हो गया था और उसकी परिणति आपको 3 महीने में देखने को यह मिली कि इस बीच में यूपीए के द्वारा जो है जिस तरीके से भाव दिया जाना चाहिए था नीतीश कुमार को, वो भाव नहीं दिया गया। ये संयोजक नहीं बल्कि खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना मतलब घोषित करवाना चाह रहे थे, लालू प्रसाद यादव उसमें सफल नहीं हुए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी के पक्ष में बनती दिखी और अंतर नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं। पेच यह है कि क्या बीजेपी के साथ जिस तरीके से 2020 में वो सत्ता में आए थे और जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, क्या उसी तरीके से बीजेपी इनको खुल करके काम करने देगी? जैसे कि सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके अगर आप बयान को आपने सुना होगा, कल जब वो देर शाम पटना पहुंचे आसिया, तो उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि भाई आपकी पगड़ी कब खुलेगी, क्योंकि आपने तो कहा था कि जब तक नीतीश जी को हटाएंगे नहीं तब तक आप पगड़ी नहीं खोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि पगड़ी खुलने का जब वक्त आएगा तो बता दिया जाएगा। फिर उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या बिहार में सरकार बन रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई मुझे तो जानकारी नहीं है, जो लोग आपको कह रहे हैं। उन्होंने सुशील मोदी के विषय में बताया, जो जिन लोगों से आपकी बातचीत हुई आप उनसे जाकर के बात करें। तो कहीं ना कहीं से बहुत कुछ इस सरकार में भी स्मूथली ये सरकार चलने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। लेकिन चूंकि अब मजबूरियाँ और ज़रूरियाँ दोनों ही होगी नीतीश कुमार और बीजेपी की, और यही वजह है कि अभी जो सरकार जो फॉर्म करने वाली है, कल जो जानकारी मिल रही है कि कल 4 बजे तक नीतीश कुमार ओथ लेंगे, तो उसमें बहुत चीज़ जो है कई मुद्दों पर बीजेपी के साथ बातचीत हुई। अभी बीजेपी की बैठक चल रही है, और क्या कुछ मुद्दे निकल कर आते हैं वो बात भी पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि आरजेडी सत्ता से बाहर जा चुकी है और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जो है सो फिर से बिहार में सरकार बना रहे हैं। खबर मिल रही थी राजीव कि शायद मुख्यमंत्री का चेहरा बदले, लेकिन ऐसा लगता नहीं है और यही कहा जा सकता है कि बिहार में 9वीं बार भी नीतीश कुमार। बहरहाल इन तमाम सियासत के बीच, इस राजनीति के बीच में राजीव, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जो खबरें मिली हैं लैंड फॉर जॉब मामले में रामजेवनी कोर्ट में की तरफ से जो पूरा लालू परिवार है, राबड़ी समेत समन दिया गया है, तो ये मुश्किल ऐसे सियासी सिचुएशन में जब यहाँ सत्ता भी जा रही है और लगातार ईडी की दबिश, न्यायिक प्रक्रिया की दबिश हो रही है पूरे परिवार पर। आसिया, हमारे साथ अभिषेक भी मौजूद हैं, सुबह से ये भी आरजेडी में राबड़ी आवास पर कवर कर रहे थे। एक खबर जो अभी आई है कि 29 तारीख को राबड़ी देवी को जो है वो समन किया जा सकता है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ऐसे हालांकि रौजा वेन्यू कोर्ट की तरफ से कहा गया है 9 तारीख को हाजिर होने के लिए। आपको लगता नहीं कि नई सरकार के गठन के साथ ही राबड़ी परिवार की मुश्किलें जो हैं वो बढ़नी शुरू हो गई? बिल्कुल, आप इसका अंदाज़ा पहले से लगाया गया था कि जब नीतीश कुमार वहाँ से जब हटेंगे और जब आरजेडी सत्ता से बाहर हो जाएगी तो फिर जो तमाम जो मामले हैं, ताकि उनको चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। और मामले तो पहले से चल ही रहे हैं। यही नीतीश कुमार बोलते थे जब आरजेडी के साथ गए थे कि हमारे साथ आए हैं तो इनको परेशान किया जा रहा है।
अब यही नीतीश कुमार 2 दिन पहले बोले कि परिवारवाद राज्य के लिए, देश के लिए हानिकारक है। तो चीज़ें बदल रही हैं, तो अब उसको अपने तरीके से जो बड़े राजनेता हैं, जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बनाया जाएगा। और जो आज भी कोर्ट में पेश होने का संबंध मतलब था कि आज उनको पेश होना था, तो आज कोई पेश हुआ नहीं है, फिर एक तारीख दी जा रही है। तो फिर ये तारीख का दौर जो है काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन ये लोग पेश इधर 2 तारीखों से 3 तारीखों से नहीं हुए हैं। और एक परिपाटी विपक्ष के नेताओं ने बना लिया है कि हम कोर्ट में पेश नहीं होंगे। केजरीवाल नहीं पेश हो रहे हैं, ईडी का लगातार सम्मन मिल रहा है। लास्ट टाइम अभी आपको राजद के जो सुप्रीमो हैं उनके आवास पर जाकर के कोर्ट का जो ऑर्डर था वो कॉपी जाकर रिसीव कराया गया, सम्मन का जो वो रिसीव कराया गया बाय हैंड, कि कल को ये ना कोई कह पाए कि हमको मिला ही नहीं या कोई और बहाना ना बने। तो ये जो मामला है ये और धीरे धीरे गरमाएगा। और ये इस पर आप मान के चलिए राजीव कि ये जो तमाम जो घेराबंदी है, जो लालू परिवार के ऊपर जितने तमाम आरोप हैं, उसको फिर से एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा और उसमें ज़्यादा तेज़ धार लगाई जाएगी, ताकि जो नीतीश कुमार है या बीजेपी है उनको कहीं कुछ बोलने का मौका मिले और इसको एक मुद्दा बनाया जाएगा। जैसे हमारे साथ अविनाश भी हैं। अविनाश चूँकि सुबह से जेडीयू को कवर कर रहे थे, अविनाश आप सुबह से जेडीयू में थे, विधायकों से आपकी बातचीत हुई होगी, कुछ मंत्रियों से भी, क्या कुछ बात निकल कर सामने आई? देखिए, जिस तरीके से जो बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं और पिछले 3 दिन से राजभवन और राबरी आवास के पास जो है काफ़ी हलचल, और आज सुबह से यहाँ पे भी हलचल दिख रही थी। और जिस तरीके से अभी एक विधायक जो है वो सुल्तानपुरगंज के एक विधायक है सुल्तानपुर के, उन्होंने साफ तौर पे निकलकर बाहर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, नीतीश कुमार हमारे हैं। मतलब जो विधायक अंदर से निकल रहे हैं, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि जितने भी विधायक हैं जेडीयू में वो सब नीतीश कुमार हैं। और आपको लगता नहीं है कि ये बात कहने की आवश्यकता क्यों उनको पड़ी कि भाई नीतीश कुमार हमारे हैं? क्या मतलब कुछ बात चल रही थी क्या उन लोगों की लालू प्रसाद यादव से भी? चूंकि लालू जी भी कह रहे थे कि भाई जेडीयू के विधायकों को वो लोग तोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से कल से जो खबर चल रही है और आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता सीएम को कांटेक्ट करने की जो कोशिश की, फिर भी मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। और तेजस्वी यादव के आवास पर भी काफ़ी देर तक सभी विधायकों का बैठक चला। बैठक खत्म होने के बाद जो राज्यसभा सांसद मनोज झा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश जो हमारे जो सर्वमान्य नेता हैं, यानी कि आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही सब कुछ बोलने के लिए अधिकृत हैं, कुछ भी कहने से। और ये कल भी मनोज झा ने कहा कि जो भी है नीतीश कुमार शाम तक क्लियर कर दें, क्योंकि पूरा देश के लोग और बिहार के लोग असमंजस की स्थिति में हैं। और आज भी आप देखिए जिस तरीके से जो खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार राजभवन आ सकते हैं, तो ये जो इस तरीके से सियासत लगातार बिहार में बदल रही है, तो सबकी निगाहें बनी। और जरूर अब आरजेडी और जेडीयू के में पूरी नाराजगी दिख रही है। ना कोई जेडीयू के नेता आरजेडी के बारे में कुछ कह रहे हैं, ना आरजेडी के नेता जेडीयू के बारे में। हालांकि दोनों अभी तक तो बिहार में महागठबंधन की ही सरकार है, फिर भी महागठबंधन में इतना बड़ा ठेस जो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि बिहार में जल्द ही कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। अविनाश, अभी भी आरजेडी के नेताओं को यह लग रहा है कि वो लोग सरकार में बने हुए हैं, यही वजह है कि वो लोग नीतीश कुमार या फिर जेडीयू के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे हैं? जी, उनको तो ये लग ही रहा है और वो चाह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार क्लियर करें। हालांकि आरजेडी के कई नेता काफ़ी प्रेशर में दिखे, जिस तरीके से आरजेडी के नेता बयान देने में काफ़ी माने जाते हैं, और आज वो बयान से बचे। उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार क्लियर करें, क्योंकि उनको ये भी डर है कि शायद सरकार नीतीश कुमार अगर एनडीए के साथ बना लेते हैं तो फिर अगला स्टेप हम लोग क्या हो, या फिर मौजूदा सरकार जो है गठबंधन का आरजेडी की सरकार चली जाए। ये सभी डर उनके मन में कहीं ना कहीं एक तनावपूर्ण स्थिति जो है पैदा कर रही है, और ये डर भय सब कुछ संकेत दे रहा है कि बिहार में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कि आरजेडी समर्थन वापस नहीं लेगी सरकार से, ये कंफर्म हो गई है? कंफर्म है कि अब आरजेडी समर्थन नहीं लेगी। और लालू यादव अभी फिलहाल बिहार की राजनीति में एक बड़े मजे हुए नेता हैं, और भीतर से वो भी कुछ ना कुछ रणनीति जरूर तैयार कर रहे हैं। जिस तरीके से तमाम विधायकों को तेजस्वी आवास पर बुलाना, और खुद लालू यादव कह रहे हैं उनके पार्टी के नेता कि जो भी फैसला लेंगे लालू यादव लेंगे, जो भी कुछ कहेंगे, तो ये समर्थन लेना कहीं ना कहीं अब आरजेडी तो नहीं सोच रही है। देखिए आसिया, दरअसल में आरजेडी के नेता अभी भी वहां की स्थिति में हैं, और जैसा बता रहे थे हमारे सहयोगी अविनाश कि अभी भी आरजेडी के नेताओं को जेडीयू के खिलाफ और नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी बोलने से मना किया गया है। यानी कि आरजेडी अभी भी खुद को सरकार में मान रही है, जबकि सरकार की क्या स्थिति है ये आपको पता है। इस बीच में एक बड़ी खबर ये आई है कि राहुल गांधी ने खुद जीतन राम मांझी को फ़ोन किया था और यह कहा था कि वो इंडी गठबंधन के साथ, यानी कि बिहार में 4 विधायकों को लेकर के लालू प्रसाद यादव के साथ आ जाएं। तो ये एक बड़ी खबर
खबर है कि राहुल गांधी भी दिल्ली से जो है वो लगातार यहाँ के नेताओं को के टच में हैं, उनसे बात कर रहे हैं ताकि जो ये सरकार है उस सरकार को बचाया जा सके। और इंडी गठबंधन की सरकार, अगर नीतीश जी बाहर चले भी जाते हैं तो यहाँ वो सरकार जो है सो उसको उसकी रिवाइवल हो सके, उसको उसकी पुनरावृत्ति हो सके। लेकिन जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़े की अगर बात करें तो अगर एनडीए की सरकार बन रही है तो उसमें 5 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी। इधर अगर आरजेडी कांग्रेस और माले के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो उसे और 8 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में विधायकों की खींचातानी कौन किसकी तरफ जा सकता है, विधायकों में टूट फूट भी दलों में होगी। नहीं, देखिए आसिया, कांग्रेस की तरफ से भी एक खबर आज ये आ रही थी कि पूर्णिया जो है वो तमाम कांग्रेस के विधायकों को बुलाया गया है और कल कांग्रेस के विधायक दल की बैठक जो है वो पूर्णिया में होगी। इस बीच में एक खबर यह आई कि बीजेपी और जेडीयू जो है वो कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में ला रही है और 13 विधायक जो है वो अपने मोबाइल का उन्होंने स्विच जो है वो ऑफ कर रखा है। हालांकि बाद में कांग्रेस से कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हुई तो उन लोगों उनका ये साफ कहना था कि कहीं से भी कांग्रेस में कोई टूट नहीं हो रही है और कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो उनके साथ हैं। और अगर आप गणित की बात करें तो जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक 127 विधायकों का समर्थन जो है वो नीतीश कुमार के साथ है, जिसमें कि 78 विधायक जो हैं वो ऑलरेडी भाजपा के हैं, 45 विधायक जदयू के हैं, 4 विधायक जो हैं वो जीतन राम मांझी की पार्टी के हैं, 2 जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। तो 127 विधायकों की सूची जो है वो नीतीश कुमार के पास है, जबकि आरजेडी के पास जो है वो 114 विधायकों की सूची है। अगर आप एक अख्तरुल इमाम को जोड़ लेते हैं तो जो ओवैसी की पार्टी के विधायक, तो उसकी संख्या बढ़ करके 115 हो जाती है, यानी कि बहुमत से 7 सीट जो है अभी आरजेडी दूर है। और ऐसी स्थिति में 2 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो जदयू के विधायक को अगर आरजेडी अपसेट करवा देती है विधानसभा से तो फिर ऐसी स्थिति में आरजेडी की सरकार बन जाएगी, नहीं तो फिर कम से कम विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, जो फिलहाल अभी बनती दिख नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं से अगर आप आंकड़ों की भी बात करें तो आंकड़े जो है पूरी तरीके से नीतीश कुमार के पक्ष में है। और यही वजह है कि अभी बीजेपी की बैठक चल रही है, नीतीश कुमार के आवास पर कई विधायक अभी बैठक है आए हुए हैं। कल 10 बजे से ज्योति विधायक दल की बैठक है और उसके बाद 12 बजे के करीब जो है अब नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और वहां जाकर के वो विधिवत अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपेंगे और नई सूची जो है 127 विधायकों की वो सरकार बनाने के लिए राज्यपाल को देंगे। जी आसिया, यानी आज भी बैठकों का दौर चलेगा और कल जो भी बाकी जो एक्सरसाइज है नई सरकार बनाने के वो किए जाएंगे। आज बैठकों का दौर चलेगा और लगातार आप तक हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए। अविनाश और अभिषेक दोनों का शुक्रिया। तो फिलहाल बिहार में इस ठंड के मौसम में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है और जल्द ही यहां नई सरकार देखने को मिलेगी, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये लगभग तय है। और 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं, यानी सरकार बदलती रही लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा वही रहा। और आरजेडी में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। उधर कांग्रेस से भी अपने विधायकों की बैठक पूर्णिया में बुलाई है और इधर जेडीयू भी लगातार बैठक कर रहा है। कल भी 10 बजे से विधायकों की बैठक जेडीयू ने बुलाई है और इसके बाद राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और नई सरकार बनाने की जो सूची है तमाम विधायकों की, वो बीजेपी विधायकों की लिस्ट और जेडीयू विधायकों की लिस्ट, साथ में हम के विधायकों की लिस्ट होगी, ये सौंपा जाएगा। और कल ही ये खबर है कि शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 बजे राजभवन में और इस शपथ ग्रहण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। इन तमाम सियासी हलचल की लगातार आप तक अपडेट देते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। इधर से